only 12 students have joined today, right? चलो कोई बात नहीं, जो गलती से दूसरी क्लास में चले गए होंगे वो आ जाएंगे वापस। आप लोगों को स्क्रीन पे आज का टॉपिक नजर आ रहा है। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग एनिमल किंगडम। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट विद एनिमल किंगडम, मैं आपका छोटा सा प्लांट किंगडम का टेस्ट लेना चाहूंगी, ठीक है? सो आर यू गाइज रेडी फॉर व्हाट वी हैव डन? उसकी एक रिविजन छोटी सी करेंगे हम। ओके, सो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछे जाएंगे एंड हाँ, माइक ऑन करके ही होगा। आई टर्न ऑन द माइक, जिसका नाम लूंगी सिर्फ वही आंसर देगा और कोई नहीं। थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करके, ठीक है? ओके, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। जिसको आता है रेज योर हैंड्स। I want maximum participation from your side. Take your time. Question पढ़ो। हाँ जी, सिर्फ एक ही बच्चे को आंसर आता है। What about others? मैं रैंडमली भी पूछ सकती हूँ, so just be attentive. हाँ जी मयंक, पहले बताओ 3 टाइप की एल्गी कौन सी होती है? मयंक, you can turn on your mic. ओके, अब्रोजीत आप बताओ आंसर। Yes, ma'am. Three type of algae: chlorophyceae, pheophyceae, and rhodophyceae. वेरी गुड। अब इन तीनों में रिजर्व्ड फूड क्या है? Ma'am, reserved food is ma'am chlorophyceae में starch, वेरी गुड, pheophyceae में mannitol, laminarin, वेरी and गुड, rhodophyceae में floridian starch. वेरी गुड। सेकंड पार्ट आता है आपको? Yes, ma'am. ओके, पिगमेंट्स तीनों में कौन से होते हैं बताओ? Ma'am, chlorophyceae में chlorophyll AB, हम्म, pheophyceae में chlorophyll AC and pheoxanthin, and rhodophyceae फ्यूकोक्सेंथिन, fucoxanthin. Yes, ma'am. And फ्यूकोक्सेंथिन। हाँ yes, जी, ma'am. And ma'am, rhodophyceae में chlorophyll AD, वेरी गुड। fucorathrin. फाइको एरिथ्रिन, कोई बात नहीं, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ, और आपको बोलना भी आना चाहिए, आपको स्पेलिंग्स भी आने चाहिए, ठीक है? गुड। फ्लैजिलर नंबर ऑफ फ्लैजिला कितने होते हैं? मैम क्लोरोफाइसी में 2 8 इक्वल। 2 8 मतलब 2 से लेके 8 तक हो सकते हैं, सभी का साइज इक्वल होगा। और ये एपिकल होते हैं। एपिकल मींस एक ही साइड पे टर्मिनल एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं। यस और मैम। फियोफाइसी में फियोफाइसी में 2 इक्वल लेटरल। 2 इक्वल एंड लेटरल, गुड। एंड रोडोफाइसी में एक्सेंट होता है उसमें। इसमें होते ही नहीं है, सो नो फ्लैजिला प्रेजेंट। वेरी गुड अब्रोजीत, गुड। इट मींस आपने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से सुना है। चलो, एक बड़ा इजी क्वेश्चन है। एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताना है आपने। सिर्फ फर्स्ट पार्ट करते हैं, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। कौन बताएगा? एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बस। जो फ्लो चार्ट बनवाया था लास्ट क्लास में, आप उसका हेल्प ले सकते हैं। किसी को भी नहीं आता? ये तो गलत बात है, यू शुड बी नोइंग दिस आंसर। दानिश ट्राई करो। मैम ब्रायोफाइट्स में वो होता है ना, ब्राउन एल्गी होता है। नो, वो तो एल्गी में आ गया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। कौन ट्राई करना चाहेगा? मैम जिम ये सेकंड वाला बताऊं? हाँ जी, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। हाँ हाँ जी, चलो बताओ। मैम, जिम्नोस्पर्म वो होता है जो नेकेड वो होता है, सीड्स में होते हैं। और नेकेड सीड्स एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस करता है।
बिल्कुल। हाँ, और एंजियोस्पर्म में ये रहता है कि वो अपने उससे क्या बोलते हैं, पल्प से ढका होता है मैम, इसका ओवल से फ्रूट, बनता है जो। फ्रूट से ढका होता है, एनक्लोज्ड सीड बोलते हैं उसको। गुड दानिश, गुड ट्राई। और इनकी सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? सिमिलैरिटी ये नहीं है कि दोनों फ्लावरिंग प्लांट्स हैं? यस मैम, दोनों फ्लावरिंग प्लांट्स है। इनको क्या बोलते थे, एक टर्म यूज की थी हमने, फेनीरोगैम्स। सब भूल गए हैं। रात गई बात गई वाली बात हो गई, सब निकल गया दिमाग से। बॉयज जाग जाओ। ओके, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स स्टिल पेंडिंग। ओके, मैं बता देती हूँ इसका आंसर। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों ही डिफरेंशिएटेड होते हैं, दोनों की बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है रूट स्टेम लीफ में। और डिफरेंस ये है कि ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू याद है क्या था? Yes. ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होता है। जाइलम, जाइलम। जाइलम फ्लोएम, गुड गुड। तो ब्रायोफाइट्स में वो एब्सेंट होता है और टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होता है। ये बड़ा बेसिक सा डिफरेंस था जो हमने किया था। चलो, लास्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, जस्ट रेज योर हैंड्स। बिना परमिशन के माइक ऑन नहीं, जस्ट रेज योर हैंड्स जिसको मैम आंसर आता है। फाइकोलॉजी। शिवम वेट, शिवम यू हैव टू रेज योर हैंड्स फर्स्ट। हाँ जी, अब बताओ आंसर शिवम। फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, गुड। फाइकोलॉजी भी कह देते हैं या एल्गोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या एमसीक्यू फॉर्म में या किसी भी तरह में वन वर्ड में आ सकता है। ओके, सो प्लांट की तो एक जस्ट हमें छोटी सी रिवीजन करनी थी, जस्ट टू सी कि कितने बच्चों को याद है हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज एनिमल किंगडम। तो आज हम एनिमेलिया स्टार्ट करेंगे। ओके, जब मैंने आपको सारे किंगडम्स के बारे में बताया था, सबके हमने फीचर्स किए थे, तो एनिमेलिया के भी 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो उनको बाकी किंगडम से अलग करते हैं। जैसे एक है कि ये यूकैरियोटिक है, राइट? और किसी को याद है इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं एनिमल्स के? एक तो कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। बायोकैरियोटिक, मैम इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉप्स का होता है। हेटरोट्रॉफिक, गुड दानिश। हेटरोट्रॉफिक होते हैं। और कुछ? सेल एब्सेंट होती है। वेरी गुड, किसने बोला ये? निखिल ने? मैम Good. और ये ऑर्गन सिस्टम लेवल के होते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये आपकी जो सोच है ये थोड़ी सी अभी बदलने वाली है नेक्स्ट टॉपिक में। न्यूक्लियर कि सब में मेम्ब्रेन भी होती है। वो तो यूकैरियोटिक हो गया। मल्टीसेलुलर, बड़ा सिंपल सा वर्ड आप भूल गए, मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, अभी जो बोल रहा था कोई कि ऑर्गन सिस्टम लेवल वाला होते हैं सारे ही, ये अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब आने वाली 1-2 स्लाइड्स में ये डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले बताओ कौन सा बचा था जो ये कह रहा था, किसका डाउट है ये ऑर्गन सिस्टम वाला? मैम जस्ट ये सबसे पहले सेलुलर लेवल का होता है, फिर टिश्यू लेवल, दानिश। उसके बाद फिर ऑर्गन ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। हाँ हाँ, नहीं मैं बताती हूँ, ये हम टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे, जस्ट फर्स्ट टॉपिक ही होगा, थोड़ा सा वेट करो दानिश, ठीक है। सो जो हमारा एनिमल किंगडम है उसमें वैसे तो बहुत सारे फाइलम्स हैं, अराउंड 35 फाइलम्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट 11 हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। 5 इंपॉर्टेंट फाइलम्स वी विल बी स्टडिंग अबाउट। नंबर 1 पोरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा, एंड देन द लिस्ट गोज टिल 11th कॉर्डेटा। अब आप लोगों को ये 11 के 11 फाइलम्स ऑर्डर में याद है या नहीं? आपको कोई ट्रिक चाहिए इनको याद करने की? मैम ट्रिक दे दीजिए। ट्रिक बता दूं? चलो ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता थी, ये ट्रिक मुझे आप जैसे स्टूडेंट्स लास्ट बैच से ही पता लगी है, उन्होंने ही मुझे ये ट्रिक बताई है, मुझे अच्छी लगी, सो आई फेल्ट लाइक शेयरिंग इट विद एवरीवन। इट्स लाइक प्रिंसिपल, थोड़ी सी फनी है, इट्स ओके। प्रिंसिपल कॉल्ड टू पनिश
आप लोग लिख लें इसको, जिसको बहुत मुश्किल आती है ये याद करने में, आप लोग इसे लिख सकते हैं। प्रिंसिपल कॉल्ड टू पनिश अमर अकबर एंथनी for misbehaving in history class। इतनी भी मुश्किल नहीं है ना। प्रिंसिपल कॉल्ड टू पनिश अमर अकबर एंथनी फॉर मिसबिहेविंग इन हिस्ट्री क्लास। अब ये कैसे याद करना है? प्रिंसिपल मीन्स पॉरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा। अब जो नेक्स्ट है उसका नाम है टीनोफोरा। सी इज साइलेंट, तो इसलिए इसको ट से ही साउंड करते हैं। तो टू हेयर स्टैंड्स फॉर टीनोफोरा। तो स्पेलिंग्स ध्यान रखने हैं, सी से स्टार्ट होता है बट सी इज साइलेंट। देन प्लैटीहेलमिंथिस। अब नेक्स्ट आप कहोगे कि यहाँ पे तो एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए क्यों? बिकॉज नीमेटोड्स का एक दूसरा नाम होता है एस्केलमिंथिस। एस्केलमिंथिस ये जो है ये नीमेटोड्स का ही दूसरा नाम है। तो अमर अकबर एंथनी मीन्स एस्केलमिंथिस, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स। ये तीनों ए वाले इकट्ठे आते हैं। फॉर से कुछ नहीं है। मिसबिहेविंग मोलस्का। इन हेयर मीन्स ई एन वाला इन लेंगे, आई एन वाला नहीं। हिस्ट्री, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, तो इस तरह से 11 फाइलम्स के नाम जिसको बिल्कुल भी याद नहीं होते हैं वो इस तरीके से कर सकता है। बट जैसे हम इसको रिवाइज करते रहेंगे ये अपने आप याद भी हो जाते हैं, इतना कोई मुश्किल टास्क भी नहीं है, याद हो जाता है। सो सबसे सिंपलेस्ट होता है हमारा पॉरीफेरा, और जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे ये थोड़े से एडवांस होते जाएंगे। सबसे ज्यादा एडवांस्ड होता है कॉर्डेटा। ठीक है, तो इनमें अब देखो ये जो हमारे पास 11 फाइलम्स हैं, राइट, इन 11 फाइलम्स को हमने किस बेसिस पर डिवाइड किया है? क्या क्लासिफिकेशन का तरीका रहा है कि हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स को पॉरीफेरा में डाल दिया, कुछ को आर्थ्रोपोडा में डाल दिया? उनके बीच में कुछ तो सिस्टम होगा जिसके बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया। तो ये किस बेसिस पर क्लासिफाई होते हैं, आज के टॉपिक में हम बेसिकली यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस बिहाफ पर, किसके आधार पर हमने इनको 11 फाइलम्स में डाला। सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी। ये सारे पढ़ेंगे हम आज की क्लास में, और ये टर्मिनोलॉजीज बहुत जरूरी भी हैं। सो द वेरी फर्स्ट बेसिस इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशन लेवल का मतलब है, जैसे कि दानिश ने बताया, कि सबसे पहले सेल्स होते हैं। सेल्स से क्या बनता है? टिश्यू। सेम टाइप के टिश्यूज दे फॉर्म ऑर्गन। बिल्कुल। देन ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही होता है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ सेल्स ही होते हैं, उनके सेल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तो प्रेजेंट होंगे बट वो क्लब करके टिश्यू नहीं बनाते हैं। उनकी बॉडी में सिर्फ सेल्स ही सेल्स हैं, उनकी बॉडी में कोई टिश्यू नहीं बना हुआ। फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका टिश्यू लेवल होता है, मतलब उनकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो कंबाइन करके टिश्यू तो बना लेते हैं, लेकिन टिश्यूज आगे कंबाइन करके ऑर्गन नहीं होते हैं उनकी बॉडीज में, मतलब वो थोड़े सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर कुछ ऐसे होंगे जिनकी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं बट ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके ऑर्गन सिस्टम होता है। सो जिन ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ सेलुलर लेवल है, मतलब उनकी बॉडी में सिर्फ सेल्स, उनकी बॉडी सिर्फ सेल्स की बनी है, उनकी बॉडी में टिश्यूज नहीं बने होते, सिर्फ सेल्स ही हैं, उस कैटेगरी में आते हैं हमारे पॉरीफेरेंस या पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा फाइलम जो है वो किस में आता है? जिनमें सिर्फ सेलुलर लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब उनकी बॉडी में सिर्फ सेल्स ही हैं, उनकी बॉडी में सेल्स कंबाइन करके टिश्यू नहीं बनाते, बड़े सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं ये। फिर जिनमें टिश्यू लेवल है उसमें आ जाते हैं हमारे सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया कहते हैं इनको, नाइडेरिया या टीनोफोरा। नाइडेरिया सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। सीलेंट्रेटा नाइडेरिया एक ही चीज है। टीनोफोरा हमारा थर्ड किंगडम था, याद है? प्रिंसिपल कॉल्ड टू सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। और ऑर्गन लेवल में आते हैं प्लैटीहेलमिंथिस। प्लैटीहेलमिंथिस जो है ये ऑर्गन लेवल, इनमें सिर्फ ऑर्गन्स हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है।
और ऑर्गन सिस्टम में बाकी इसके बाद जितने भी सारे हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल में आ जाते हैं। नीमेटोड्स, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सब में ऑर्गन सिस्टम होता है। ये सबसे एडवांस टाइप में आ जाते हैं बाकी सारे। अब ऑर्गन सिस्टम आपको पता है क्या होते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स? कोई बताएगा किस टाइप के ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में? सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वेरी और गुड, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, वेरी गुड। तो ये अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। अब उसमें भी जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं, तो जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो तरह का होता है। कुछ में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ एनिमल्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब ये इनकम्प्लीट और कंप्लीट क्या है? इनकम्प्लीट का मतलब है कि इनकी बॉडी में सिर्फ सिंगल ओपनिंग है। सिंगल ओपनिंग किसकी? फूड एंड एनस की। मतलब इंजेशन और इजेशन, यानी कि खाना खाते भी एक ही ओपनिंग से है और एक्सक्रीशन भी उसी सेम ओपनिंग से होती है। तो उस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें 2 सेपरेट ओपनिंग्स रहती हैं फॉर इंजेशन एंड इजेशन, फॉर फूड एंड एनएस। इसका मतलब समझ आया? जैसे फूड इंजेस्ट करने के लिए एक ओपनिंग है और एक्सक्रीट करने के लिए अलग ओपनिंग है, तो वो होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये भी दो तरह का होता है, कुछ में इनकम्प्लीट होगा, कुछ में कंप्लीट होगा। ओके। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जिसमें हमारा ब्लड पंप होता है, हार्ट से सारे ऑर्गन्स तक जाता है, वो सिस्टम भी दो तरह का होता है, या तो ओपन सिस्टम होगा या क्लोज्ड सिस्टम होगा। अब ओपन और क्लोज समझाने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप कभी रेस्टोरेंट में गए होंगे, वहां पे एक बफे सिस्टम होता है। बफे सिस्टम में क्या होता है? खाना एक जगह लगा होता है, सब जाकर अपना खाना खुद डालते हैं, राइट? तो वो हो गया ओपन सिस्टम। और क्लोज्ड में क्या होता है कि हम जाकर बैठ गए और वेटर जो है सारा सामान हर एक के टेबल पे इंडिविजुअली जा जाकर देता है, राइट? तो ये दूसरा तरीका होता है रेस्टोरेंट का। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, आप इस डायग्राम से देखें, जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड पंप होता है। ब्लड एक जगह जाएगा जहां पर सारे के सारे सेल्स मौजूद होंगे, तो सारे के सारे सेल्स वहीं से ब्लड को एब्जॉर्ब करेंगे या ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर उसके बाद ब्लड वापस चला जाएगा हार्ट के पास। लेकिन क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं। क्लोज्ड सिस्टम में सबसे जरूरी चीज है, दे हैव ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब ये क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल्स हर एक सेल के पास इंडिविजुअली जा जाकर ब्लड सप्लाई करते हैं। ओपन के केस में क्या था कि एक ही जगह ब्लड सारा आता है और वहीं पर सारे सेल्स मौजूद होते हैं। और क्लोज्ड में क्या होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स इंडिविजुअली हर एक सेल के पास ब्लड को पहुंचाते हैं। सो ये दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन एंड क्लोज्ड। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ओपन टाइप होगा, कुछ में क्लोज्ड टाइप होगा। किसमें कौन सा होगा ये हम जब सारे फाइलम्स डिटेल में पढ़ेंगे, ये हम तब करेंगे, राइट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? वेरी नो सिंपल, मैम। इजी, सब समझ आ रहा है अच्छे से? यस मैम। हाँ, ये टर्मिनोलॉजीज बहुत जरूरी हैं, ये क्लियर होंगी तो आगे फिर फाइलम्स बहुत आसान है। अब सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का क्या मतलब है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको मैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट से, सेंटर एक्सिस से डिवाइड कर रही हूँ, बिल्कुल सेंटर से, तो उसके दो हिस्से बन जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट। तो उसके जो दो हिस्से हैं वो आपस में सेम है या डिफरेंट है, ये होती है बॉडी सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल ये 3 टाइप की होती है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इक्वल में हो भी रहा है या नहीं, बॉडी सिमेट्री का मतलब है हाफ से डिवाइड करना। हाफ से डिवाइड करने के बाद उसके जो दो हाफ्स बन रहे हैं, अगर तो वो इक्वल नहीं है, तो उस टाइप की सिमेट्री को क्या बोलते हैं? एसिमेट्री। मतलब कुछ अजीब सी उसकी शेप होगी, तो अगर मैं उसको बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करूंगी तो उसके दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है, तो वो कौन सी सिमेट्री होती है? एसिमेट्री। इट मींस सेंटर से डिवाइड करने पर बोथ द पार्ट्स आर नॉट इक्वल।
क्लियर? एसिमेट्री। सेकेंड टाइप होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि हमारा ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह से है कि मैं उसको किसी भी प्लेन से डिवाइड कर लूं, किसी भी एंगल से, सेंटर से डिवाइड कर लूं, चाहे इधर से डिवाइड कर लूं तो इसके दोनों पार्ट्स बराबर रहेंगे, चाहे मैं इस तरह से डिवाइड कर लूं तो इसके दोनों पार्ट्स बराबर रहेंगे। मैं उसे किसी भी प्लेन से, सेंटर से कट करूं, उसके हमेशा जो दोनों हाफ्स हैं वो हमेशा इक्वल ही आएंगे। वो होती है रेडियल सिमेट्री। थर्ड इज बाइलेटरल सिमेट्री। इट मींस कि इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होगा जो इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, बाकी मैं किसी भी एंगल से कट करूंगी तो इसके इक्वल पार्ट्स नहीं बनेंगे। अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब आप ये फर्स्ट डायग्राम देखें, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के केस में क्या है, अब मैं इसको किसी भी एक्सिस से कट करूं, सपोज मैं ऐसे कट कर रही हूँ उसको सेंटर से, तो इसके जो दोनों हाफ्स हैं वो हमेशा अनइक्वल रहेंगे। लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स जो हमेशा अनइक्वल रहेंगे, कभी इक्वल पार्ट्स में बटेगा ही नहीं। तो इस टाइप की सिमेट्री को कहते हैं एसिमेट्री। इट मींस इट इज नॉट सिमेट्रिकल। फिर आती है रेडियल सिमेट्री जो नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा में शो होती है। इनको मैं किसी भी तरह से कट कर लूं, इसको ऊपर से देखोगे अगर आप, तो इसको मैं किसी भी एंगल से कट कर लूं, सेंटर से, किसी भी एक्सिस से, हमेशा इसके लेफ्ट और राइट साइड जो है वो हमेशा इक्वल रहेगी। ये होती है रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री जैसे कि आर्थ्रोपोडा के केस में, ये आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखो ये इंसेक्ट है, इसको मुझे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है, सिर्फ यही इस तरीके से मैं डिवाइड करूंगी तभी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करना चाहूंगी हॉरिजॉन्टली, तो क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा? इसके दोनों पार्ट्स अनइक्वल रहेंगे, राइट? तो सिर्फ एक ही प्लेन इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। ये है बाइलेटरल सिमेट्री जो आर्थ्रोपोड्स में शो होती है। ये तीनों टाइप की सिमेट्री क्लियर हुई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. सिंपल था, ठीक है? डायग्राम से और अच्छे से समझ आ गया, गुड। अब हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, यानी कि सीलोम। अब ये सीलोम क्या चीज है? ये सीलोम एक बॉडी कैविटी है। कैविटी मींस एक होल, एक खाली जगह है जो हमारी बॉडी के आउटर वॉल और गट के बीच में प्रेजेंट है। अब देखो, बॉडी के आउटर वॉल तो आप समझ गए, बॉडी वॉल। गट क्या होता है? हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होके एनस तक हमारा जा रहा है, फूड पाइप, स्टमक, ये सब कुछ आ रहा है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना हमारा, इसको बोलते हैं गट। तो हमारी बॉडी की वॉल और गट के बीच में अगर कोई कैविटी प्रेजेंट है, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? सीलोम। तो जिनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं है वो एसिलोमेट, जिनमें मैम एक प्रेजेंट है बार वो, फिर से समझा दो। मैं बताती हूँ। देखो, बॉडी की आउटर वॉल, जैसे इन्होंने फर्स्ट डायग्राम, लास्ट डायग्राम देखो, ये जो थर्ड पिक्चर है, इसमें क्या है? ये जो ब्लू ब्लू लाइनिंग है, ये ब्लू ब्लू आउटर कवरिंग क्या है? ये हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग है। उसके बाद जो येलो, बिल्कुल सेंटर में येलो है एरिया, ये है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि हमारे जो माउथ, फिर फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो हमारा ट्रैक्ट है डाइजेस्टिव, ये वो है। इस ब्लू और येलो के बीच में आप देखोगे एक रेड के भी बीच में एक कैविटी सी प्रेजेंट है, मतलब एक खाली जगह, एक होल प्रेजेंट है, जो ये मार्क किया हुआ है सीलोम। इसको बोलते हैं सीलोम। सीलोम बेसिकली बॉडी की वॉल और गट की वॉल के बीच में एक कैविटी होती है, खाली जगह प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं सीलोम। ये बनता कैसे, ये मैं भी आपको बता रही हूँ, अभी आती हूँ उस पे। उसके लिए हमें ये जर्म लेयर वाला टॉपिक पढ़ना जरूरी है। जर्म लेयर, जो एक एम्ब्रियो होता है जो मदर की वूम में डेवलप हो रहा होता है, उसमें तीन तरह की लेयर्स बनती हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आपने बिल्कुल भी नाम सुनकर घबराना नहीं है, मैं आपको बड़े सिंपली इसको समझाऊंगी कि ये होता क्या है, ठीक है? पहले मैं आपको ये बताती हूँ तीनों लेयर्स हैं क्या। जब चाइल्ड 2 to 3 वीक्स का होता है ना, मदर की वूम में, जब 2 से 3 हफ्तों का होता है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। उसके बाहर एक सेल्स की लाइनिंग होती है,
बहुत सारे सेल्स होते हैं जिन्होंने लाइनिंग की होती है आउटर वॉल। क्यों? इस लेयर को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। बच्चे ये आप लोग इसको बना लेना साथ के साथ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। सब बना रहे हैं ना ये चीज? कैन आई एक्सपेक्ट एवरीबडी इज मेकिंग दिस? ये इंपॉर्टेंट चीज है। Yes, ma'am. तीन जर्म लेयर्स के बारे में आपको पता चलेगा। सो उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो एक साइड को ना क्लस्टर सा बना के एक साइड को इकट्ठे हुए होते हैं, एक मास सा बना दिया इन सेल्स ने। ये येलो वाले सेल्स को हम कहते हैं इनर सेल मास। सो ये दो हफ्ते का जब बच्चा होता है मदर के पेट में, तो उस टाइम उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है। बाहर बाहर एक सेल्स की लेयर होती है, उनको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और अंदर इनर सेल मास के कुछ सेल्स होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जब ये थोड़ा और मच्योर होता है, तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर तो एज इट इज रहती है, लेकिन ये जो इनर सेल मास की लेयर है, ये इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद। ये इनर सेल मास के जो सेल्स हैं, जो पहले एक झुंड सा बनाकर एक साइड को इकट्ठे हुए हुए थे, अब वो एक लेयर, उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार की हो जाती है। और इनके अलावा इन्हीं में से कुछ सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब पता है आपको क्या होता है? जो अलग हो जाते हैं और कुछ और फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो वो ये इन येलो वाले सेल्स में से ही एक अलग टाइप के सेल्स बन जाते हैं, जैसे ये ग्रीन ग्रीन मैंने बनाए हैं। तो ये ग्रीन वाले सेल्स को हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट, और ये जो येलो वाले सेल्स हैं इनको हम कहते हैं एपीब्लास्ट। सो अब आप ये ध्यान से देखो, ये इस एरिया में, एक मिनट में ये एरिया पर्पल से मार्क करती हूँ। इस वाले एरिया को अगर हम देखें तो यहाँ पर दो तरह के सेल्स हैं। एक ये एपीब्लास्ट सेल्स हैं और उसके नीचे हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं। बड़े ध्यान से सुनना, ये मुश्किल नहीं है, एक कहानी की तरह आप समझ सकते हैं इसको कि क्या हो रहा है। ये दो तरह के सेल बन गए। अब क्योंकि ये दो सेल्स हैं तो ये दो अलग अलग सेल्स की लेयर बन जाएगी। ये येलो वाले अलग टाइप के सेल हैं, ग्रीन वाले अलग तरह के सेल हैं। तो ये जो ग्रीन वाले सेल्स हैं ये बना देते हैं एक लेयर जिसको कहते हैं एंडोडर्म। इन सेल्स की लेयर को क्या कहते हैं? एंडोडर्म। और जो ये येलो वाले सेल्स हैं ये एक और लेयर बना देते हैं जिसको कहते हैं एक्टोडर्म। तो आप देख सकते हैं कि दो प्रकार की लेयर बन गई है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। किसी टाइम पे वो सेल्स एक जैसे ही होते थे, इनर सेल मास बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम ये डिफरेंशिएट होने लग गए, इनके अलग अलग प्रकार बन गए। फिर इन्होंने अलग अलग लेयर बना दी जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें दो लेयर्स होती हैं उनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ एंडोडर्म और एक्टोडर्म दो लेयर्स प्रेजेंट होती है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें थोड़ी सी एडवांसमेंट ज्यादा होती है, तो उनमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में एक और लेयर बन जाती है आफ्टर सम टाइम, जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म। ये ब्लू कलर से मैंने बनाई है, सबको क्लियरली दिख रही है? एक थर्ड लेयर बन गई जिसको कहते हैं मीजोडर्म। ये समझ आया? पहले दो लेयर होती थी, फिर कुछ टाइम बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक तीसरी लेयर बन जाती है जिसको कहते हैं मीजोडर्म। तो अब हमारे पास कितनी हो गई? 3 लेयर्स हो गई। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हुए? जिनमें 3 लेयर्स, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म,
3 जर्म लेयर्स, इन लेयर्स को हम जर्म लेयर्स कहते हैं, जो मतलब एम्ब्रियो में बहुत अर्ली एज पे ही बन जाती हैं। ये 3 लेयर्स, 3 प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बन जाते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। ये 3 प्रकार के सेल हैं। ये इतना समझ आया आपको? थोड़ा सा न्यू चीज है, बट इसको आप एक कहानी की फॉर्म में अगर करोगे ना साथ के साथ खुद बनाकर, तो ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये 3 प्रकार के सेल्स की लेयर बन गई। बच्चों ये समझ आया आपको? यस मैम आ गया। आया ना? चलो, फर्स्ट टाइम जिसने सुना है, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, आई अग्री, बट आई थिंक काफी हद तक आपको एक कहानी की फॉर्म में, स्टोरी की फॉर्म में ये चीज समझ आ गई। कुछ ऑर्गेनिजम्स में 2 ही लेयर्स रहती हैं जिनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, कईयों में 3 बन जाती है, उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब आप सोच रहे होगे इन 3 लेयर्स का काम क्या है? ये 3 लेयर्स बन तो गई। अब देखो, ये एक एम्ब्रियो है, इससे अभी पूरा ऑर्गेनिज्म बनना है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे। तो ये हर एक लेयर जो है, ये कोई ना कोई ऑर्गन या कोई ना कोई बॉडी का पार्ट बनाने में काम आती है। अब कौन सी लेयर क्या बनाती है, ये आप ऊपर वाले डायग्राम में देखो। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म हमारा एक्सोस्केलेटन, यानी कि जो हमारी बॉडी के आउटर कवरिंग में, जैसे कि स्किन के सेल्स, नर्व के सेल्स, ये वाले सेल्स कौन सी लेयर से बनते हैं? एक्टोडर्म से बनते हैं। फिर उसके बाद मीजोडर्म, मीजोडर्म क्या क्या बनाने में हेल्प करती है? कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ब्लड सेल्स, ये सारे जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं। कार्डियक मसल से हार्ट बनेगा, ठीक है, ब्लड सेल से हमारा ब्लड बनेगा। तो ये सारे कौन से, कहाँ से पैदा हुए हैं, कौन सी वाली लेयर से पैदा हुए हैं ये सारे ऑर्गन्स? मीजोडर्म लेयर से। बिल्कुल सिमिलरली एंडोडर्म से हमारे लंग्स के सेल्स हो गए, थायराइड सेल्स हो गए, डाइजेस्टिव सेल्स हो गए, ये जितने भी ऑर्गन्स के अंदर अंदर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, वो सारे एंडोडर्म से पैदा होते हैं। तो ये 3 लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स कोई ना कोई ऑर्गन या कोई ना कोई बॉडी का पार्ट बनाने में हेल्पफुल है। ठीक है, तो इनका ये काम था। इनको जर्म लेयर्स कहते हैं, जो बहुत अर्ली स्टेज में बन जाती है सेल्स की लेयर, और ये बाद में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाने में काम आती है। आई थिंक ये आपको जर्म लेयर्स वाला टॉपिक क्लियर हो गया। एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। यस मैम। अभी कैसी दिखती है, जरा आप ये वाला डायग्राम देखो, थर्ड वाला। यस मैम। इसमें ये जो पर्पल वाली लेयर है, इसको मैं पर्पल से मार्क करती हूँ, पर्पल वाली लेयर हमारी एक्टोडर्म है। ये आपको थोड़ा कम दिखेगा, बट ये एक्टोडर्म है। जो रेड वाली लेयर है ये मीजोडर्म है, क्योंकि ये सेंटर में होती है, मीजोडर्म। और ये जो अंदर लाइट ब्लूश वाइट सी है, ये है हमारी एंडोडर्म, बिल्कुल गट के साथ, ये है एंडोडर्म। तो ये 3 लेयर्स इस तरह से अरेंज्ड होती हैं। अब आप फर्स्ट फिगर पे आओ। फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हो कि ये जो हमारी मीजोडर्म है, जो रेड वाली लेयर है, ये रेड वाली लेयर जो है ये स्प्लिट हुई हुई है, और इसके बीच में ब्लैक ब्लैक सी एक कैविटी, एक होल, एक खाली जगह क्रिएट हो गई है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। रेड वाली जो हमारी लेयर थी, रेड वाली लेयर जो है वो स्प्लिट हो गई है इस तरह से, और उसके अंदर एक ब्लैक ब्लैक सी कैविटी बन गई है। यस ये मैम। वाली कैविटी सबको दिख रही है। इसी कैविटी को कहते हैं सीलोम। ये जो इतना कहानी हमने पढ़ी है, ये सीलोम तक पहुंचने के लिए। तो सीलोम क्या है? ये कैविटी जो मीजोडर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो ये कैविटी चारों तरफ से किससे लाइनिंग की हुई है? इस कैविटी की मीजोडर्म से। तो ये कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म। ये समझ आया? यस मैम। है ना? तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें ये सीलोम प्रेजेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं? सीलोमेट। तो सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सीलोम प्रेजेंट है। जिनमें नहीं है, लास्ट डायग्राम, इसमें जो हमारी रेड वाली लेयर है ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, इसके बीच में कोई कैविटी नहीं है, तो इनको कहेंगे एसीलोमेट, मतलब इनमें सीलोम नहीं है। फिर आते हैं हम बीच वाली फिगर में। इसमें बीच बीच में कहीं ना कहीं टूटी हुई छोटे छोटे पाउचेस की फॉर्म में मीजोडर्म है, और उसके बीच में कैविटी भी है, दिख रही है?
ये मेसोडर्म बिल्कुल छोटे छोटे पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, इरेगुलरली कहीं ना कहीं बिखरी हुई है। तो इट मींस यहाँ पे जो हमारा सीलोम है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में ये सीलोम फॉल्स है या कह लो प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है, हमारी मेसोडर्म स्मॉल पाउचेस में प्रेजेंट है, उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। ये तीनों टर्म्स क्लियर हुई, सिलोमेट कौन होते हैं, ए सिलोमेट कौन होते हैं और स्यूडोसिलोमेट कौन होते हैं। ये डायग्राम बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ? थोड़ा सा ट्रिकी है, मुझे पता है, आपने फर्स्ट टाइम ये चीजें जिन्होंने सुनी है उनको लग रहा होगा ये क्या हो गया, बट कुछ हद तक समझ आया। मैम। आया तो आई वुड रिकमेंड आप ये रिकॉर्डिंग भी बार बार सुनना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा जब आप ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे। ठीक है। सो अब मैंने आपको बताया कि 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो एसिलोमेट होंगे या स्यूडोसिलोमेट या सिलोमेट्स। तो एसिलोमेट्स की कैटेगरी में आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थिस, इनमें सीलोम नहीं होता। पॉरीफेरा में सीलोम नहीं होता। हमारे नाइडेरिया में सीलोम नहीं होता। तो ये एसिलोमेट्स में आते हैं। सीडोसिलोमेट में ये बहुत जरूरी है, जो नीमेटोडा है या एस्केलमेंथिस है, दोनों का सेम ही नाम है, ये आते हैं स्यूडोसिलोम में। इनमें मतलब फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है। और बाकी जितने भी बचे एनेलिड्स, मोलस्क्स, आर्थ्रोपोड्स, ये सारे सीलोमेट्स हैं। जितने भी बाकी बचे ये सारे सीलोमेट्स हैं। ये क्लियर हुआ? एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सीलोमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, थोड़ा बड़ा टॉपिक था बट जरूरी था। आगे बढ़े नोटोकॉर्ड पर। अब नोटोकॉर्ड क्या है? एक रॉड, एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ये ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वाली सरफेस पे, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, बिल्कुल उसी तरह ऑर्गेनिजम्स के अपर सरफेस पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। अब नोटोकॉर्ड में देखो कॉर्ड वर्ड है ना, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड किसी भी स्टेज में कभी भी प्रेजेंट हो, चाहे थोड़े टाइम के लिए प्रेजेंट हो, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं कॉर्डेट्स। और ये कॉर्डेटा फाइलम जो हमने पढ़ा था, ये उसमें आते हैं। तो नोटोकॉर्ड कुछ नहीं है, एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? कॉर्डेटा में। ठीक है। अब मेन चीज ये है कि इट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड। अब जिसको पुराना टॉपिक समझ आया वो मुझे बता सकता है मीजोडर्मली डिराइव्ड का क्या मतलब है? ये नोटोकॉर्ड जो है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड है। कोई समझा सकता है इसका मतलब? ट्राई। शिवम। मैम ड्राइव्ड डिराइव्ड मतलब बनी है। किससे बनी है ये? मेसोडर्म बीच वाली लेयर से, बिल्कुल। अब मैंने आपको बताया 3 लेयर्स थी, तीनों लेयर्स कुछ ना कुछ बनाती थी, कोई ना कोई ऑर्गन बनाती थी। तो ये जो सेंटर वाली लेयर थी हमारी मेसोडर्म, इसने ही क्या बनाया? नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड कौन सी वाली लेयर से पैदा हुई है? मेसोडर्म मेसोडर्म। तो इसलिए इसको मेसोडर्मली डिराइव्ड कहते हैं। ये उससे निकली है, मेसोडर्म की लेयर्स से बनी है, उन सेल्स से बनी है। ठीक है। और ये डोर्सल, डोर्सल का मतलब होता है अपर साइड पे प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है। ये कौन से में प्रेजेंट होती है? ये कॉर्डेटा, बिल्कुल लास्ट जो हमने 11th फाइलम किया था, ये सारे कॉर्डेटा में आते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको हम सेगमेंट्स कहते हैं, सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। अर्थवॉर्म देखा है किसी ने, जो बारिश के टाइम पे निकल आता है, वॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स? यस मैम। देखा उसकी बॉडी कितने छोटे 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 पार्ट्स में बनी होती है, उन पार्ट्स को सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है। और जिन ऑर्गेनिजम्स में सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है वो सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जब हम आगे पढ़ेंगे उनमें हम ये चीज पढ़ेंगे। और फिर एक टर्म है मेटामेरिज्म।
मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो रिपीट करती हैं, कुछ सेगमेंट के सेट्स जो हैं वो रिपीट करते हैं, तो उस टाइप की सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म कहते हैं। ओके, अब ये है पूरा निचोड़ हमने अब तक जो पढ़ा कि सेलुलर कौन है, सिलोमेट्स कौन है, सीडोसिलोमेट, एसिलोमेट, ये सब। और ये है हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम, ये जो चार्ट है ये बहुत जरूरी है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना। ये हमने आज यही किया है कि एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कुछ सेलुलर होते हैं और कुछ टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वाले होते हैं। तो सेलुलर में कौन आते हैं? पॉरीफेरा। इनमें सिर्फ, बिल्कुल, इनमें सिर्फ सेल्स होते हैं। और आगे फिर दो टाइप की सिमेट्री होती है, रेडियल या बाइलेटरल। तो रेडियल में हमारे सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा आते हैं। बाइलेटरल फर्दर दे कैन बी एसिलोमेट्स, दे कैन बी सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। तो मेनली हमने आज की क्लास में ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं कि सेलुलर लेवल क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है, रेडियल बाइलेटरल, बॉडी कैविटी क्या होती है, क्योंकि अगर आपको ये पता है तभी आप बता पाओगे कि कौन से फाइलम में कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, कौन सी नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फोकस आज हमने इसीलिए टर्मिनोलॉजी पर किया है कि आपको पता चले। तो टर्म्स क्लियर है? तो अब हम फर्स्ट, ma'am. हाँ जी दानिश, यू वांट टू आस्क समथिंग? की मैम गलती ये से hand raise। मेटामेरिज्म वाला फिर से बता देंगे? मेटामेरिज्म जब हम बच्चे वो करेंगे ना, आर्थ्रोपोडा पर आएंगे जिसमें ये शो होता है, वहां पे अच्छे से पता लग जाएगा। मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो रिपीट होती है, रेपिटेटिव सेगमेंट्स, सेम टाइप की सेगमेंट्स रिपीट होती हैं सीरीज में, उनको कहते हैं मेटामेरिज्म। एक तरह की सेगमेंटेशन ही है जिसमें सेगमेंट्स जो है वो रिपीट होती हैं सीरीज में। कोई बात नहीं, अभी हम ये आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा जब पढ़ेंगे उसमें ये और अच्छे से आएगा। अभी सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि सेगमेंटेशन हमने कुछ पढ़ा है, इसका मतलब होता है बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। ओके, ओके मैम। अब हम फर्स्ट फाइलम पे आते हैं, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ना अभी तक। अब इसमें ये जो स्लाइड्स हैं ये बहुत अच्छी बनी हुई हैं, आपको इनमें सारी निचोड़ मिल जाएगा। कुछ चीजें मिसिंग हो सकती हैं लेकिन काफी हद तक शॉर्ट करके दिया हुआ है। तो पॉरीफेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको स्पॉन्जिस कहते हैं, उनका निकनेम, उनको प्यार से स्पॉन्जिस बुलाते हैं। स्पॉन्जिस क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। पॉरीफेरा भी नाम इनका इसीलिए है बिकॉज दे हैव मेनी पोर्स, छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं। इनकी शेप ट्यूबुलर होती है, सिलेंड्रिकल होती है, कईयों की वेस लाइक होती है। हैबिटेट, ये जरूरी है। हैबिटेट ये एक्वेटिक है, मतलब पानी में ही रहते हैं। जितने भी पॉरीफेरन्स हैं सारे वाटर में रहते हैं, मोस्टली तो मरीन है यानी कि सी वाटर में रहते हैं। लेकिन एक स्पॉन्जिला जो बहुत जरूरी है, एक स्पॉन्ज फ्रेश वाटर नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक ऐसा पॉरीफेरन है जो फ्रेश वाटर में रहता है, बाकी सारे मरीन में रहते हैं, स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो इनकी सेलुलर लेवल है, सिर्फ सेल तक ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। सिमेट्री इनकी एसिमेट्रिकल है, मतलब ये कभी भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक, अब डिप्लोब्लास्टिक कौन बताएगा? डिप्लोब्लास्टिक हमने अभी पढ़ा, डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? मैम जिसमें मैम डबल इसमें लेयर, वेरी गुड, जिसमें दो जर्म लेयर्स होती हैं। गुड, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है उनमें। वेरी गुड शिवम, दो जर्म लेयर्स एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म होती है। तो ये, क्योंकि ये थोड़े से बेसिक वाले हैं, थोड़े से एडवांस नहीं है, तो इनमें डिप्लोब्लास्टिक है। सीलोम इनमें प्रेजेंट नहीं होता, ये हमने ए सीलोमेट्स में पढ़े थे। ठीक है, फिर इनके बारे में आप न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर है। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जैसे आपने फंजाई के बारे में पढ़ा था, फंजाई या कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केमिकल्स रिलीज करते हैं बाहर। तो जब उनको फूड दिखता है तो इनके जो केमिकल्स हैं ये फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, बाद में ये डाइजेस्टेड फूड को खाते हैं। समझ आया? यानी कि इन्होंने पहले केमिकल्स रिलीज करने हैं, बाहरी फूड को ब्रेक कर देना है, और फिर सिंपल फूड जो ब्रेक हो चुका है उसको अंदर इंजेस्ट करना।
लेकिन इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कि सेल के अंदर पहले फूड आएगा, फूड सेल के अंदर आ गया, सेल फूड के अंदर डाइजेस्ट किया जाएगा, सेल के अंदर जब फूड आ गया फिर उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करके, केमिकल्स रिलीज करके उसका ब्रेक डाउन होगा। तो दो तरह मैम की, जैसे अमीबा में होता है। जैसे अमीबा में, वेरी गुड, इंट्रासेलुलर, वेरी गुड। किसने बताया ये, किसने बताया? मैम शिवम। शिवम ने, ओके, गुड शिवम। सो ये आपको मतलब समझ आ गया, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। मैम ये इंटरसेलुलर मतलब जो सेल के बाहर, और इंटरसेलुलर जो सेल के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, वो एक्स्ट्रा सेलुलर था, ये है इंट्रासेलुलर, दो तरह की होती है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। अब जैसे यू स्पॉन्जिया तो एग्जाम्पल है इसका, लेकिन इसको कॉमनली बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज कॉल्ड बाथ स्पॉन्ज। तो बाथ स्पॉन्ज किसको कहते हैं? यू स्पॉन्जिया को। सिमिलरली यू प्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया। तो ये इनके साइंटिफिक नेम है, और उनको एक कॉमन नेम भी दिया हुआ है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद होने चाहिए, मैंने ग्रीन से मार्क किया है। अब एक खासियत, जो हमारे पॉरीफेरेंस है उनमें एक स्पेशल सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम। अब ये क्या है, ये इनकी खासियत है, ये ध्यान से सुनना, बड़ी सिंपल चीज है, इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। जो हमारे पॉरीफेरेंस हैं इनमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं बॉडी में, आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे होल्स हैं जिनसे वाटर अंदर आता है। इन पोर्स को कहते हैं ऑस्टिया। तो इन होल से वाटर अंदर आता है, और एक एक सिंगल ओपनिंग होती है बड़ी सी, जिसको कहते हैं ऑस्क्यूलम। तो जो भी वेस्ट मटेरियल है वो उस सिंगल ओपनिंग से बाहर निकलती है। यानी कि अंदर आने के लिए बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और एक्सक्रीशन के लिए एक सिंगल पोर होता है। तो इस टाइप के सिस्टम को कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। इसमें वाटर फ्लो करता है, स्मॉल स्मॉल पोर्स से अंदर आता है और एक सिंगल पोर से बाहर निकलता है। तो ये होता है वाटर कैनाल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ पॉरीफेरेंस में होता है। अब अगर पॉरीफेरेंस हो गया तो इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड फाइलम पे, सीलेंट्रेटा, जिसको नाइडेरिया भी कहा जाता है। सीलेंट्रेट्स को नाइडेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें एक स्पेशल टाइप के तीखे तीखे टेंटिकल्स होते हैं जिनको कहते हैं नाइडोब्लास्ट्स। ये इनकी खासियत है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क कर दिया। नाइडोब्लास्ट्स क्या हैं? ये स्मॉल टेंटिकल्स हैं जो सीलेंट्रेटा की बॉडी पर होते हैं। अगर आप ये सेकंड डायग्राम देखोगे तो बहुत छोटे छोटे तीखे तीखे कंडे होते हैं इनकी बॉडी पर, जिनको हम नाइडोब्लास्ट्स कहते हैं। ये पॉइजनस होते हैं इन, तो ये इनको बेसिकली अगर कोई अटैक करता है सीलेंट्रेट्स को, तो इनके जो टेंटिकल्स हैं ये पॉइजन रिलीज करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और अपनी रक्षा करते हैं, डिफेंस करते हैं अपना। ये टेंटिकल्स जो नाइडोब्लास्ट्स हैं इनके बहुत फायदे हैं। एक तो हो गया डिफेंस, दूसरा हो गया एनकोरेज। एनकोरेज का मतलब है अटैचमेंट। अगर कोई सीलेंट्रेटा अपने आप को किसी सरफेस से अटैच करना चाहता है, तो इसके ये जो टेंटिकल्स हैं ये उसको अटैचमेंट में, ग्रिप करने में हेल्प करते हैं, वो किसी भी सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं। उसके बाद फूड कैप्चर, अगर इनको कोई फूड कैप्चर करना है तो ये इनके टेंटिकल्स फूड को भी अपने में स्टिक कर लेते हैं और ये फूड कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें भी दो जर्म लेयर्स होती हैं। एसिलोमेट होते हैं पॉरीफेरेंस की तरह, कोई सीलोम नहीं है। इनमें टिश्यू लेवल है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब थोड़ा सा एडवांस हो गए, इनमें टिश्यू लेवल तक है ऑर्गेनाइजेशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें मिजोग्लिया है। ये क्या है? आपको पता है इसमें दो लेयर्स प्रेजेंट है, आपने मुझे सही बताया था, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। तो इनकी इन दो लेयर्स के बीच में मेसोडर्म नहीं होती, लेकिन एक जेल लाइक लेयर होती है। उस जेल लाइक लेयर को, जिलेटिनस लेयर को मिजोग्लिया कहते हैं। तो मिजोग्लिया क्या है? इट इज बेसिकली जिलेटिनस लेयर बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। उसके बीच में एक जिलेटिनस लेयर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टर्म्स हमने बहुत जरूरी पढ़ी, एक नाइडोब्लास्ट और एक मिजोग्लिया, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। फिर इनमें रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होता ही नहीं है।
क्योंकि इनमें सिर्फ टिश्यू लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। इनकी जो डाइजेशन है उसमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग है। इंजेशन और इजेशन के लिए एक ही ओपनिंग है, वहीं से फूड आता है और वहीं से एक्सक्रीशन होती है, तो वो सिंगल ओपनिंग है। सिमेट्री इनमें रेडियल है। रेडियल याद है क्या होती थी कि इनको हम किसी भी प्लेन से डिवाइड कर लें, ये हमेशा इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं। अब है इनके एग्जांपल्स लाइक हाइड्रा, सी एनिमोन एंड फाइजेलिया। अब देखो अभी हमने सिर्फ 2 ही फाइलम पढ़े हैं, पहले पॉरीफेरा पढ़ा, उसमें हमने कौन से एग्जांपल्स किए, यूस्पोंजिया, यूप्लेक्टेला एंड स्पॉन्जिला। नाइडेरिया में हमने किया हाइड्रा, सी एनिमोन एंड फाइजेलिया। अब देखो मैंने आपको बहुत सारे मैं फाइलम्स नहीं करवाऊंगी आज हम सिर्फ ये 2 ही फाइलम्स करेंगे, तो इनके एग्जांपल्स याद करना तो इतना मुश्किल नहीं है, 2 के तो हम कर सकते हैं ताकि ज्यादा मिक्स ना हो, ठीक है। सो मैम इसमें ये हमने आज जेलीफिश भी सिर्फ हम आता है। सिलेंट्रेटा तक ही करेंगे, बाकी के फाइलम सब पढ़ना इजी है इसमें। हाँ जी, सारे एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, बट यस आप एनसीईआरटी से एक बार एग्जाम्पल्स सारे पढ़ सकते हैं। इसमें जेलीफिश आता है, बहुत सारे, अभी इसमें कुछ चीजें मिसिंग भी हैं। ओके सो अभी हम ये 2 ही फाइलम्स करेंगे। एक छोटा सा मैं आपका टेस्ट ले लूं आज जो हमने किया था, टाइम तो ऑलरेडी हो गया वैसे, यस मैम, ओके। है ना। एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, कुछ फ्यू क्वेश्चंस आई विल आस्क जस्ट टू सी कि कितने बच्चों को समझ आया। ओके सो यू विल जस्ट रेज योर हैंड्स, जिसका नाम लूंगी वही आंसर करेगा। वेरी सिंपल, आपने वो फैक्टर्स बताने हैं जिनके बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन करी है, किस किस बेसिस पे हमने एनिमल्स को फाइलम्स में डिवाइड किया है। वेरी सिंपल, अभी हमने यही पढ़ा है आज की पूरी क्लास में, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके वैभव, वी वांट टू ट्राई। मैम एक टिश्यू पे अब एक सेलुलर लेवल पे। हाँ, इसको बोलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, गुड। और किस बेसिस पे डिवाइड किया है हमने? मैम सिमेट्री के ऊपर। वेरी गुड, सिमेट्री के बेसिस पर। कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल, मैम बाइलेटरल रेडियल और एसिमेट्रिक, बायलैटरल। डायसिमेट्रिक, या रेडियल एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक। गुड गुड। और क्या हमने किस बेसिस पे किया है? सॉरी, कैन यू रिपीट? डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर, गुड गौरव। जर्म लेयर के बेसिस पे कुछ डिप्लोब्लास्टिक होंगे, कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, वेरी गुड। और मैम नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड, गुड। मैम सिलोम। सीलोम, बॉडी कैविटी, वेरी गुड। कुछ सीलोमेट होते हैं, कुछ एसिलोमेट एंड सम आर स्यूडोसिलोमेट्स, वेरी गुड। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पे हमने एनिमल्स को डिवाइड किया। कुछ रह तो नहीं गया? आई गेस यही थे। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, ओके, इसका आंसर कौन देगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड्स, जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके अब्रोजीत। मैम रेडियल सिमेट्री वो होता है जो एक किसी ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल डिवाइड कर दे। किसी भी प्लेन मैम से काटने के बाद। हाँ जी, कौन अच्छे से बताएगा? मैम उन्हें किसी भी प्लेन से मैम काटोगे तो किसी वो भी इक्वली डिवाइड रहते हैं। वेरी गुड। हम इसको एनी प्लेन, ये वर्ड जरूरी है कि हम इसे किसी भी प्लेन से डिवाइड करें, इट इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। किसी भी प्लेन से डिवाइड करें, ठीक है। एग्जाम्पल इनके, मैम स्टारफिश। ओके आप फाइलम का नाम भी दे सकते हैं, स्टारफिश भी ठीक है। इसमें कौन से फाइलम्स आते थे? नाइडेरिया। नाइडेरिया, वेरी गुड। सिलेंट्रेटा, सेंट्रोपोर्स। टीनोफोर्स, तीनों। सिलेंट्रेट, टीनोफोर्स एंड अकाइनोडर्म्स। अकाइनोडर्म्स की एक एक्सेप्शन है, ये बाइलेटरल भी दिखाते हैं और ये
अपनी रेडियल भी दिखाते हैं, बट ये क्या है क्यों है ये जब काइनोडर्म्स पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल रेडियल सिमेट्री इन तीनों में शो होती है। ओके, ये कौन बताएगा सीलोमेट्स कौन होते हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। मैम एक मिनट दानिश वेट। निखिल आप आंसर करोगे, व्हाट आर सीलोमेट्स? नहीं मैम। ओके, मयंक आपने शुरू में ही आंसर दिया, उसके बाद बताया ही नहीं कुछ। से समथिंग, व्हाट आर सीलोमेट्स मयंक ठाकुर? अंकित कुमार, आर यू लिसनिंग? आप सुन रहे हो? यस मैम। हाँ जी, आप ट्राई करना मैम, मैं चाहोगे try व्हाट आर सीलोमेट्स? एक मिनट शिवम, जस्ट अ मिनट। यस मैम, सीलोमेट्स यानी जिनके पास बॉडी कैविटी होती है। वेरी गुड। और ये बॉडी कैविटी लाइंड बाय क्या होती है? लाइनिंग मैम किसकी होती है इस कैविटी के राउंड? ये मैम मीजोडर्म। मीजोडर्म की। यस, वेरी मीजोडर्म। गुड वेरी गुड। और एग्जाम्पल इनके निखिल, सीलोमेट्स? एंथ्रोपोड्स, मैम एकोडर्म, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स, ठीक है great। आर्थ्रोपोड्स, एनिलिड्स। हाँ, ये सब सीलोमेट्स में आते हैं। ह्यूमंस मतलब कॉर्डेट्स भी हो गए, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ये सारे आते हैं सीलोमेट्स की कैटेगरी में। गुड, ठीक है। सो ये एक छोटा सा टेस्ट था। अभी हम नेक्स्ट क्लास में सारे फाइलम्स इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है? उनके मतलब इन डिटेल भी नहीं, हम उनके मेन फीचर्स स्टडी करेंगे। एंड यस, आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को समझ आया? ऊपर से तो नहीं गया? थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट है। इट वाज गुड नो? ठीक है, गुड, थैंक यू। चलो, थैंक गॉड। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, मुझे भी था कि आपको समझ आएगा या नहीं, बट इट्स गुड। गुड, चलो तो फिर आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आसान था शिवम? चलो गुड। ओके निखिल, जिनको मेरा नाम नहीं पता, माय नेम इज लविशा और मैं बायोलॉजी टीचर हूँ इन अवंती फेलोज। मोस्टली तो पुराने ही स्टूडेंट्स हैं, बट जिनको नहीं पता था फॉर देम। ठीक है, चलो बच्चे, इट वाज रियली नाइस क्लास। ओके ओके मयंक, इट्स ओके इट्स ओके। हाँ जी शिवम बोलो। Others can leave. See you guys on Friday. Bye bye.